नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में बच्चों में होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्यूट वाटरी डायरिया यानी लूज स्टूल की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्यूट वाटरी डायरिया हम लोग कहते किसको हैं। तो अगर बच्चे का जो पैखाने या स्टूल का कंसिस्टेंसी है वो पहले से गाढ़ापन उसका कम हो गया है, जिसके कारण बच्चा जो है बार बार पतला पैखाना कर रहा है या पानी जैसा पैखाना कर रहा है, या 24 घंटे में वो 3 या उससे ज़्यादा बार स्टूल पास कर रहा है, तो इस परिस्थिति को हम लोग एक्यूट वाटरी डायरिया बोलते हैं। यह डायरिया कभी कभी बुखार के साथ भी रह सकता है या बुखार नहीं भी रह सकता है, और कुछ परिस्थितियों में साथ में उल्टी भी बच्चों को होती है। अब हम जानते हैं कि किसे डायरिया हम नहीं कहते हैं। तो नवजात शिशु में जब माँ उसे स्तनपान कराती है तो उस परिस्थिति में चूँकि बच्चे का पेट छोटा होता है, तो जितनी बार वो जब फीडिंग कराती है तो उसका एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, जिसके वजह से उसका बॉवेल खाली होता है, तो वो थोड़ा सा पीला गाढ़ा लैट्रिन करता है, उसे हम लोग डायरिया नहीं बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि डायरिया का कारण क्या है। तो डायरिया का सबसे जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासाइट के इन्फेक्शन से भी डायरिया होता है, जो कि दूषित खान पान की वजह से होता है। वायरल डायरिया में मोस्ट कॉमन जो है रोटा वायरस डायरिया है, और इसके लिए हमारे पास बचाव के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो अब जानते हैं कि इसके अलावा भी कुछ डायरिया के कारण है, जिसमें कुछ फूड एलर्जी के वजह से होता है, कुछ बच्चों में ड्रग कुछ दवाओं के कारण भी डायरिया होता है। अब हम जानते हैं कि जब हम जान गए कि बच्चे को डायरिया हो गया है, तो इसे कैसे जानें कि यह सीरियस है या इसे घर पर ही ठीक किया जा सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डायरिया से होने वाली डिहाइड्रेशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें है डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन, डायरिया विथ सम डिहाइड्रेशन एंड डायरिया विथ नो डिहाइड्रेशन। तो जो डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन एंड सम डिहाइड्रेशन है, ऐसे बच्चों को आपको चिकित्सीय सलाह के साथ अस्पताल में भर्ती करके ही इलाज कराना है। और जो डायरिया विथ नो डिहाइड्रेशन है, मतलब जिसमें डिहाइड्रेशन नहीं है, ऐसे बच्चों को आप घर पर भी इलाज चिकित्सीय सलाह के द्वारा कर सकते हैं। तो अब ये कैसे जानें, तो ये कैटेगराइजेशन आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर जिन्हें इसकी ट्रेनिंग प्राप्त है वो कर सकते हैं कि डायरिया ये किस कैटेगरी में जाएगा। सामान्यतः जो है आँखों का धंसना और बच्चे का बेहोश होना, बच्चे का काफ़ी सुस्त होना, बच्चे का स्किन पिंच 2 सेकंड से ज़्यादा होना, ये सब कुछ लक्षण है जिसके आधार पर इसमें निर्णय लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि घर पर जो इलाज किया जा सकता है उसके लिए हमारे पास क्या दवा उपलब्ध है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ORS का घोल। तो इसे आप देख पा रहे होंगे, ये ORS का घोल है, और इसको आपको 1 लीटर पानी में, ये बड़ा सैचेट है, एक छोटा सैचेट भी बच्चों का आता है जिसे 200 ml में घोलना है। तो इसको आप 1 लीटर पानी में, शुद्ध पानी में घोल लें, और उसे जो है आप 24 घंटे तक प्रयोग कर सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो, और अगर और ज़रूरत पड़े तो दूसरा घोल बना सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि आखिर जो सम डिहाइड्रेशन केसेज है उसमें देना कितना है। तो जितनी बार बच्चा लैट्रिन करता है, अगर वो 2 महीने से कम उम्र का बच्चा है, तो आपको 5 चम्मच प्रति बार जब वो स्टूल पास करता है उसके बाद देना है। अगर बच्चा ORS पीने के बाद उसे उल्टी कर देता है तो पहले उल्टी की दवा देना है, जिसमें ओंडेंसेट्रॉन या डोमपेरिडोन ग्रुप की दवा दी जाती है, ये आप डॉक्टर से सलाह लेके दे सकते हैं। उसके 10 या 15 मिनट बाद ही ORS का घोल देना है। और ORS का घोल बनाने में सबसे ज़रूरी है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए। एक्वागार्ड का पानी हो या बिसलरी का पानी हो तो अच्छा। अगर आपके पास जो भी पानी है आप उसको काफ़ी अच्छी तरह उबाल कर और ठंडा करके उसमें ORS का घोल बना सकते हैं। एक सवाल कुछ गार्जियन ने पूछा कि सर मान लीजिए रात को इस तरह की परिस्थिति हो जाती है, मेडिकल शॉप नहीं खुले रहते हैं, कोई अस्पताल आसपास नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम ORS कहाँ से लाएं, हमारे पास पहले से नहीं है।
तो आप एक उस परिस्थिति में एक होममेड ओआरएस बना सकते हैं। इसमें आपको करना है कि 1 लीटर शुद्ध पानी में आपको 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालकर उसके अच्छी तरह मिलाना है, और ये जो है ओआरएस के इक्विवेलेंट है और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पिलाना कितना है। तो 2 महीने से कम के बच्चों को 5 चम्मच प्रति पर्ज देना है। 2 महीने से 2 साल तक के बच्चों को 1/4 से आधा ग्लास प्रति बार देना है, प्रति पर्ज। और जो 2 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं उन्हें आधा से 1 गिलास आपको जितनी बार वो स्टूल पास करे उतनी बार देना है। बड़े बच्चों में वो जितनी इच्छा हो उतना पी सकता है, और इसके अलावा वो अगर सादा पानी भी मांगता है तो आप दे सकते हैं, उसे पिला सकते हैं। इसके अलावा आप घर में अगर नारियल पानी उपलब्ध है तो उसे पिला सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, जो चावल का पानी या मार होता है उसे भी आप पिला सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं, उसे छाछ या मट्ठा दे सकते हैं, उसे दही दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते हैं, तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स है या आपको जो बाज़ार के बने बनाए जो फ्रूट जूस है वो सब आपको नहीं देना है। बच्चे को चाय नहीं देना है, कॉफ़ी नहीं देना है, ये सब चीज़ें नहीं देना है। अच्छा, अगला हमारा सवाल आता है कि क्या बच्चे को हम उस समय खाना बंद कर दें। तो इसमें हमारा जवाब यही होगा कि जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उन्हें माँ का दूध बिल्कुल बंद नहीं करना, उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखना है, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से जो डायरिया होता है उसके केसेस काफ़ी कम मिलते हैं, रेयर चांसेज है, और वो होगा तो काफ़ी शुरुआती दौर से ही होगा और उसका डायग्नोसिस आपके डॉक्टर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बच्चे को आप कोई फार्मूला मिल्क या अनडाइल्यूटेड मतलब पाउडर का दूध दे रहे हैं तो उसे आप बंद कर दीजिए, और अनडाइल्यूटेड मिल्क दे रहे हैं तो उसे आप बंद कर दीजिए। क्या बच्चे का खान पान चालू रहेगा? हाँ, बिल्कुल बच्चे का खान पान चालू रखना है, लेकिन इसमें ये बात का ख्याल रखना कि बच्चे को ज़्यादा तीखा या मसालेदार नहीं खिलाएं। आप उसे गीला खिचड़ी, उसे गीला चावल, दही भात ये सब खिला सकते हैं। कभी कभी कच्चे केला का बना हुआ पेस्ट और ये सब भी बच्चे को डायरिया से बचाव करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा कौन सी दवाएं हैं जो हम घर पर भी दे सकते हैं। तो एक जिंक नाम की दवा आती है, ये सिरप और ड्रॉप दोनों रूप में उपलब्ध है। तो ये 20 मिलीग्राम प्रति 5 ml में रहता है। तो अगर आपका बच्चा 2 से 6 महीने तक का है तो आपको 10 मिलीग्राम यानी 2.5 ml देना है, और अगर 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे हैं तो उनको 20 मिलीग्राम पर डे 14 दिनों तक देना है। जिंक से बच्चे का डायरिया का सीवियरिटी कम होता है और डायरिया की अवधि कम होती है, और भविष्य में अगले 3 महीनों में डायरिया जल्दी से होने का चांसेस नहीं रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रोबायोटिक्स भी डॉक्टर लोग लिखते हैं, जिसमें अलग अलग ब्रांड का इंट्रोजर्मिना, नोवोजर्मिना, विजिलेक, प्रोजीजी, ये सब कुछ प्रोबायोटिक्स है जो धड़ल्ले से प्रयोग होते हैं। तो चूँकि ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं इसलिए हम इसका प्रयोग डायरिया में कर सकते हैं। क्या रेसिकाडोट्रिल का प्रयोग डायरिया में करना चाहिए? तो सिर्फ सेक्रेटरी डायरिया जो होता है जिसमें अधिकतर पानी ही जाता है, ऐसी परिस्थिति में रेसिकाडोट्रिल का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें उल्टी की दवा देनी है। तो अगर डायरिया के साथ उल्टी भी हो रही है या ओआरएस पीने के बाद बच्चा उल्टी कर दे रहा है तो आप पहले उल्टी की दवा दें, उसके बाद आप ओआरएस पिलाएं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या गंभीर लक्षण है जिसमें तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो अगर बच्चे की आयु 3 महीने से कम है, बच्चा को पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज है, या बच्चा की इम्यूनिटी बहुत कम है, उसे इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, या बच्चा कुपोषण का शिकार है, तो उसे आप घर पर इलाज करने का प्रयास न करें, उसे तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। किसी भी परिस्थिति में अगर बच्चा आपका बहुत सुस्त है, अगर बच्चा बेहोश हो गया है, अगर बच्चे में इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है तो आपको तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, उसमें घर बैठे आपको इलाज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक का क्या रोल है। तो जैसा कि हमने बात किया है कि डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज वायरल है
और इसमें एंटीबायोटिक का, इस डायरिया में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, अगर बच्चे के डायरिया में खून आ रहा है, अगर डायरिया के साथ फीवर एसोसिएटेड है, तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर लोग डिसाइड करके कि इसे कौन सा एंटीबायोटिक सूटेबल होगा, उसके आधार पर एंटीबायोटिक देते हैं। अब हम बात करेंगे कि डायरिया से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खान पान में जो स्वच्छता है उसको आप मेंटेन करें। आप खाने से पहले और खाने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं, साफ़ सुथरे बर्तन का प्रयोग करें, पीने का पानी एकदम साफ़ रखें। अगर आपके पास कुएं का पानी सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर है तो आप उसको काफ़ी गर्म खौला के और फिर ठंडा होने के बाद प्रयोग कीजिए। इसके अलावा क्या कोई वैक्सीन है जिससे हम डायरिया का बचाव कर सकते हैं? तो जी हाँ, रोटा वायरस के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध है जो 6, 10 और 14 सप्ताह में आपको पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ लगती है। इसके अलावा मीजल्स के वैक्सीन से भी डायरिया में बचाव होता है और ये मीजल्स का वैक्सीन 9 मंथ प्लस के एज में MR या MMR के रूप में कॉम्बिनेशन वैक्सीन के रूप में दी जाती है। तो इन वैक्सीन से हम डायरिया का बचाव कर सकते हैं। साथ में सैनिटेशन का जो प्रैक्टिस मैंने बताया, साफ़ सफाई का, उससे भी डायरिया में काफ़ी बचाव मिलता है। तो ये सब डायरिया के बारे में जो कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं जिससे कि आप अपने और अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। मुझे लगता है कि डायरिया के बारे में आज इस वीडियो में इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको उसका जवाब दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।